वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मिस्टर BSR। और आज हमारी वन शॉट सीरीज की नेक्स्ट वीडियो और इसमें हम चैप्टर 7 यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे। और ये चैप्टर क्लास 9 से कनेक्टेड है, इसलिए पहले थोड़ा सा हमें 9th का मैटर समझना पड़ेगा। 9th में तुमने पढ़ा होगा कि अगर हमें किसी पॉइंट को किसी प्लेन में लोकेट करना है या आइडेंटिफाई करना है तो हमें इस प्लेन में एक ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है जिसे हम y एक्सिस का नाम देंगे, और एक लाइन परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करनी पड़ेगी, इसे हम x एक्सिस बोलते हैं। ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगी, या ऐसे मान के चलो कि जो नंबर लाइन तुम लोग पढ़ते आए हो बचपन से, ये वही नंबर लाइन है 1 2 3 4। अगर आगे चलते हैं हम तो पॉजिटिव, और अगर पीछे चलते हैं तो -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अब तुम्हें ये तो पता है कि एरो बने हुए हैं, इसका मतलब तुम इनफाइनेटली इधर मूव कर सकते हो और इनफाइनेटली इधर मूव कर सकते हो। और ऐसी जो ये y एक्सिस है, इसमें भी अगर हम ऊपर चलते हैं ओरिजिन के तो 1 2 3 4, और अगर नीचे चले ओरिजिन के तो -1 -2 -3 -4। अब यहीं से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट होगी कि अगर हमें इस प्लेन पे किसी पॉइंट को लोकेट करना है, यानी कि जैसे अगर हमें एक पॉइंट दे दिया, सपोज ये मैं एक पॉइंट ले रहा हूं A, और मुझे इसके कोऑर्डिनेट पता है तो मैं इसको इस पे शो कर सकता हूं। और अगर मुझे इसके कोऑर्डिनेट नहीं पता है तो मैं पता लगा सकता हूं। अब तुम्हें पता है कि चैप्टर 3 में जब ग्राफ का कॉन्सेप्ट आया था तो वहां भी हमने ये यूज किया था कि अगर हम इस पॉइंट को आइडेंटिफाई करना चाहे तो इस पॉइंट का हमें डिस्टेंस नापना होगा x एक्सिस से और इस y एक्सिस से। और ये हमें पता है कि डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर से नापा जाता है, यानी कि अगर हम A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें x एक्सिस पे और इसको हम मेजर करें तो हम इसको नाम देंगे y कोऑर्डिनेट का। दिस इज y कोऑर्डिनेट, जिसे हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट यानी कि y कोऑर्डिनेट। और अगर हम इस A पॉइंट से परपेंडिकुलर डालें इस y एक्सिस पे तो ये होता है x कोऑर्डिनेट। इसे बोले तो एबिसिसा और ऑर्डिनेट, यानी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। और अगर हम इन दोनों को एक स्मॉल ब्रैकेट में लिख के दिखा दें तो ये बन जाता है कोऑर्डिनेट। और क्योंकि एक ऑर्डर्ड पेयर होता है, व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर जो हमने लिखा है वो उसका ऑर्डर फिक्स है, यानी हमें अगर कोई नहीं भी बताएगा तो भी हम इसका मतलब यही लगाएंगे कि जो पहला नंबर है ये x कोऑर्डिनेट का होगा और जो दूसरा नंबर है वो y कोऑर्डिनेट का, चाहे हमें कोई बताए या ना बताए। अब इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा जो बेसिक सब MCQ में आएगा, मतलब कोई भी एग्जाम हो उसके MCQ में कोऑर्डिनेट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है कि हमें एक पॉइंट दे दिया जाएगा और हमें उसका डिस्टेंस पूछा जाएगा कि व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस या y एक्सिस। तो उस केस में तुम्हें अगर डिस्टेंस पूछ रहा है x एक्सिस से तो y कोऑर्डिनेट बताना है, और अगर डिस्टेंस पूछ रहा है y एक्सिस से तो x कोऑर्डिनेट बताना है। तो ये बात तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी और ये सबसे पहला क्वेश्चन है। अब हमारे पास जो मेन 2 टॉपिक इस सिलेबस में है क्लास 10th के, उनमें से पहला हमारा टॉपिक है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अगर सपोज हमारे पास इस प्लेन में ये एक पॉइंट तो ये है और एक पॉइंट कोई और है, सपोज ये ले लो B, और हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट भी हमें पता होने चाहिए, यानी कि ये हम फॉर्मूला तभी इस्तेमाल कर पाएंगे जब हमारे पास उन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता हो।
मान लो ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इस बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो फॉर्मूला होता है ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, किसका स्क्वायर रूट लेना है, जो हमारा ये एक्स कोऑर्डिनेट है इनके डिफरेंस का स्क्वायर रूट। अब डिफरेंस वर्ड की मैं बात कर रहा हूं तो तुम्हारी मर्जी है, तुम x2 माइनस x1 कर लो या फिर तुम x1 माइनस x2 कर लो, यानी दोनों x को आपस में तुम्हें माइनस करना है, किसी को पहले लिखो किसी को बाद में। x2 माइनस x1 और फिर जो डिफरेंस आएगा उसका स्क्वायर, फिर ऐसी जो y कोऑर्डिनेट है उसका डिफरेंस कर लो y2 माइनस y1 और इसका भी स्क्वायर, और जो इनके स्क्वायर का सम आएगा उसका तुम स्क्वायर रूट लोगे तो तुम्हें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा और ये डिस्टेंस यूनिट्स में लिखा जाएगा। ये जरूर आगे हमें लगाना है, जहां भी हम डिस्टेंस निकालेंगे यूनिट्स जरूर लगेंगे। अब इसके बाद में इसका यूज, तो फिलहाल एक तो बहुत बेसिक क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का एमसीक्यू आएगा कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, कुछ भी दे देंगे, जैसे तुम्हें एक पॉइंट दे दिया ए, कोऑर्डिनेट दे दिए -3, 2, तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, अब ओरिजिन तुम्हें पता होना चाहिए कि ये बेसिक सी बात है कि ओरिजिन का डिस्टेंस अगर तुम एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट से निकालोगे तो 0 आएगा। यहां अपने दिमाग में एक पॉइंट रखना है कि किसी भी पॉइंट का अगर डिस्टेंस निकालते हैं जिस चीज से, जैसे तुम अगर अपने स्कूल से घर का डिस्टेंस निकालोगे, मान लो तुम्हारा ये घर है और ये स्कूल है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, तो अगर तुम घर पे खड़े होके स्कूल से अपना डिस्टेंस पूछोगे या बताओगे तो 2 किलोमीटर बताओगे। अगर तुम यहां से चल के बीच में पहुंच गए मिड पे और अब तुम देखो कि तुम्हारा स्कूल से डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर, क्योंकि ये मिड पॉइंट में लेता हूं तो 1 किलोमीटर इधर और 1 किलोमीटर इधर। अब तुम यहां खड़े होकर अगर स्कूल से डिस्टेंस देखोगे तो 1 किलोमीटर, अगर तुम और आगे चले और स्कूल में पहुंच गए, अब तुम स्कूल से डिस्टेंस देखोगे तो 0 आएगा। यानी इस कहानी से शिक्षा मिली कि अगर हम वहीं खड़े होकर वहां से डिस्टेंस देखेंगे तो वो तो 0 है। अब हम बुलंदशहर में खड़े हैं और दिल्ली से अपना डिस्टेंस देखें तो 80 किलोमीटर, अब दिल्ली में खड़े हैं और दिल्ली से डिस्टेंस देखेंगे तो वो 0 किलोमीटर। तो इसका मतलब अगर हम इस ओरिजिन का डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट से देखेंगे, अरे तो भाई ये तो एक्स कोऑर्डिनेट पे ही लाइज कर रहा है तो 0। अगर हम इसका डिस्टेंस वाई से देखेंगे तो ये तो वाई पे लाइज कर रहा है 0, तो इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों 0 होंगे, क्योंकि इसका डिस्टेंस एक्स और वाई से हम मेजर ही नहीं कर सकते क्योंकि वो तो उन्हीं पे लाइज कर रहा है। तो अगर इस पॉइंट का हम डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना चाहते हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, ए ओ, ओरिजिन को हम ओ से इंडिकेट कर रहे हैं तो फार्मूला हमें पता है x1 माइनस x2 कर लो या x2 माइनस x1। तो मैं करता हूं, चलो x1 माइनस x2 -3 माइनस 0 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 2 माइनस 0 का स्क्वायर, यहां इसको माइनस करेंगे तो -3 और इसको माइनस करेंगे तो 2। अब इनका स्क्वायर करेंगे तो -3 का स्क्वायर तो प्लस का 9 होगा और 2 का स्क्वायर 4। अच्छा, माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, मिलाएंगे तो √13। तो ये हमारा यूनिट सॉल्व लिख देंगे। तो इस पॉइंट ए का ओरिजिन से डिस्टेंस √13। तो ये 2 क्वेश्चन तो हमारे एमसीक्यू के हो गए। बेसिक क्वेश्चन हो गया कि अगर मान लो हमें डिस्टेंस निकालना है पॉइंट्स का तो वो हम डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब इसके बाद आता हूं मैं इसके दूसरे यूज पे कि इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी हैं हमारे पास। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ हमारे पास इसकी एप्लीकेशंस भी हैं और वो एप्लीकेशंस तुम्हें ही करनी है, क्योंकि ये एप्लीकेशंस मेनली हमारे पास देखा जाए तो 3 तरीके के क्वेश्चन डिस्टेंस फॉर्मूले में बनते हैं। अब बनने को तो कोई कितने भी क्वेश्चन बनाते, अदरवाइज मेनली हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक्स में चल रहा है मैटर, तो मेनली हमारे पास 3 क्वेश्चन बनते हैं।
सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि हम इस डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके पॉइंट्स को कोलिनियरिटी चेक करते हैं उनकी, क्योंकि हमें पता है कि किसी प्लेन में, अब प्लेन में हजारों पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स का कलेक्शन प्लेन कहलाता है। अब इस प्लेन में अगर ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, अगर मैं दो पॉइंट लेता हूं और इनको मिलाता हूं तो एक लाइन सेगमेंट बनती है। यानी कि दो पॉइंट किसी प्लेन में अगर हम लेते हैं तो वो दो पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर होते हैं, यानी ये एक लाइन पे लाइज करेंगे। लेकिन अगर मैं तीसरा पॉइंट भी एक ऐड करता हूं तो मेरे पास दो ऑप्शन है। वो पॉइंट इनके साथ एक इसी लाइन पे लाइज कर सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो पॉइंट इस लाइन से अलग हो, तो अगर मैं इसको मिलाऊंगा तो फिर ये एक स्ट्रेट लाइन ना बना के ट्राइंगल फॉर्म करेगा। यानी हमारे पास दो पोजीशन बनी, या तो वो तीन पॉइंट कोलिनियर होंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे ए बी सी, और या फिर वो तीन पॉइंट नॉन कोलिनियर होंगे, उनको मिलाने से एक ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा, नॉन कोलिनियर और ये है कोलिनियर। तो अब हमें एक क्वेश्चन आएगा जिसमें हमें चेक करना होगा कि ये तीन पॉइंट कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर, ये बताना होगा। इसके अलावा अगर वो नॉन कोलिनियर है तो फिर हमें ट्राइंगल का टाइप भी चेक करना होगा। अब ट्राइंगल का टाइप चेक करने का तो वही पुराना तरीका बचपन का, कि अगर ट्राइंगल की तीन साइड तुम्हें पता है तो उसी के बेस पे तुम्हें आइडेंटिफाई करना है। तीनों साइड इक्वल आ गई तो इक्विलेटरल हो ही गया। लेकिन अगर दो साइड इक्वल आती है तो आइसोसेलेस होगा, लेकिन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल भी होता है, तो इसलिए तुम्हें फिर पाइथागोरस भी वेरीफाई करके देखनी होगी। अगर तीनों साइड अलग अलग आती है तो स्केलन हो गया, बट स्केलन भी राइट ट्राइंगल हो सकता है। तो आइसोसेलेस और स्केलन के केस में हमें पाइथागोरस जरूर वेरीफाई करनी है। अब हम कोलिनियर कैसे चेक करेंगे? तो मान लो मैंने जो पहला क्वेश्चन लिया है वो यही है, क्वेश्चन नंबर 1, कि हमारे पास तीन पॉइंट है। एक पॉइंट में ये ले लेता हूं a -3 0, एक पॉइंट ले लेता हूं 1 -3, और तीसरा पॉइंट 4 1। वैसे तो देखा जाए ये कोई ऐसा असंभव क्वेश्चन नहीं है, और ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, और ये कोऑर्डिनेट में तुम कहीं भी कर सकते हो कि अब तुम अंधेरे में तो नहीं हो, तुम मतलब तुम्हें कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता, तुम यहां पे बिल्कुल अननोन नहीं हो कि अब अगर तुम्हें डिस्टेंस फॉर्मूला भी नहीं आ रहा या तुम इसका आंसर गलत लिख दो, क्योंकि तुम चाहो तो इनको प्रैक्टिकली या प्लॉट करके देख सकते हो रफ में कि ये पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर, क्योंकि पॉइंट की प्लॉटिंग चैप्टर 3 में आ चुकी है। तो इसका मतलब तुम्हें पॉइंट्स को प्लॉट करना आता है, क्लास 9th में भी है और चैप्टर 3 में भी है। अब तुम उससे एक्चुअल प्लॉटिंग करके भी ये चेक कर सकते हो कि ये पॉइंट कोलिनियर है या ट्राइंगल बनेगा, एक आइडिया तुम्हें रफ आइडिया मिल जाएगा। बट अगर तुम्हें डिस्टेंस फॉर्मूले से चेक करना है और बाउंड कर दिया गया है, तब तुम्हें फिर ये तीनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस निकालने होंगे। सबसे पहले ए और बी के बीच का डिस्टेंस यानी ए बी, फार्मूला वही लगेगा, इसको x1 मान लो, इसको y2, इसको x2, इसको y2, यहां पे ब्रैकेट लगा लो। फार्मूला तुम्हें पता है, x2 माइनस x1 लिख लो या x1 माइनस x2। अब यहां पे केवल तुम्हें ये ब्रैकेट को ऐसे रखना है, माइनस को ऐसे रखना है, स्क्वायर को ऐसे रखना है। बस यहां x2 को हटा के इसकी वैल्यू पुट करनी है, और x2 की वैल्यू तुम्हें दिख रही है 1। इस माइनस को कुछ नहीं करना, ये माइनस एज इट इज रहेगा, और इस x1 को इरेज करना है, और इसकी जगह x1 की वैल्यू -3। अब देखो -3 को मैं ऐसे तो लिख नहीं सकता कि -3 हो गया, इसलिए तुम्हें इसको ब्रैकेट में करना पड़ेगा। यानी पीछे जिसको तुम रख रहे हो सेकंड वाली डिजिट, अगर ये नेगेटिव है तो हमेशा ब्रैकेट, और अगर पॉजिटिव है तो कोई बात ही नहीं, प्लस फिर ये ब्रैकेट और ऊपर होल स्क्वायर। अब आएगा y2, तो y2 है -3 और -0। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो चलो मैं यही सॉल्व कर देता हूं। माइनस माइनस पहले तो ब्रैकेट ऑन करना पड़ेगा, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करोगे प्लस,
इधर -3 में से 0 जाएगा तो -3। अब इसको सॉल्व करोगे तो 1 + 3 4 और -3 का स्क्वायर 9। तो यानी कि ए बी की वैल्यू आई √4 का स्क्वायर 16 + 9 यानी कि √25 और इसका स्क्वायर रूट हमें पता है 5 यूनिट्स। इसका जरूर ध्यान रखना है, लास्ट में आंसर निकालने के बाद यूनिट्स जरूर लगाना है। ऐसे ही मैं बीसी निकाल लूंगा। अब मैं थोड़ा स्पीड से कर देता हूं। x1 - x2 यानी 1 - 4 और -3 -1 सॉल्व कर दूंगा। मैं थोड़ा सा स्पीड से करूंगा। 4 - 3 4 - 1 3 माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस का 9 ये -4 और -4 का स्क्वायर 16 यानी फिर से √25 यानी इसका आंसर भी 5 यूनिट्स। अब इसके बाद AC भी निकलेगी यानी पहले A और B फिर B और C फिर C और A। जहां से चलोगे वापस वहां आना। अब AC निकालोगे तो फिर से ये x1 y1 और ये x2 y2 तो -3 -4 होल स्क्वायर और 0 - 1 होल स्क्वायर -7 हो गए -7 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर। -7 का स्क्वायर हो गया प्लस का 49 + 1 यानी √50 यूनिट्स। थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो जैसे 9th क्लास में करते थे कि इसके फैक्टर करके √50 के फैक्टर करके इसके फैक्टर हो रहे हैं 2 × 5 × 5। अभी 5 का पेयर बन गया तो एक 5 बाहर ले लें और अंदर बचेगा √2 यानी फाइनली इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हम AC को लिख सकते हैं 5 √2 यूनिट्स। तो अब हम पे तीनों डिस्टेंस आ गए। AB आ गया 5, BC आ गया 5 और AC आ गया 5 × 2। अब कोलिनियरिटी चेक करने का जो तरीका होता है, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो जो सबसे बड़ी वाली साइड है, अब सबसे बड़ी तो ये होगी 5 √2। अगर इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे अंदाज से 5 × 1.41 तो अगर इंटू करते हो तो लगभग 5 × 1 = 5 5 4 = 20 0 5 × 5 और 2 7 ये लगभग इतना आ जाएगा, लगभग अप्रोक्सीमेट 7.05। तो अब तुमने देखा कि हमारे पास जो ऑप्शन बनना है वो ये बनना है कि सबसे बड़ी साइड तो 7.05 और बाकी की दोनों साइड जो छोटी वाली है वो 5 यानी कि इसका मतलब इन दोनों का सम अगर हम करके देखते हैं AB + BC तो वो AC के इक्वल नहीं आ रहा। अगर ऐसा होता कि सबसे बड़ी साइड का सम, सबसे बड़ी साइड बाकी दोनों छोटे वाली साइड के सम के इक्वल आ जाती तब तो ये कोलिनियर होते। अब ये ऐसा नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नॉन कोलिनियर। इसका मतलब ABC आर नॉन कोलिनियर और नॉन कोलिनियर के केस में अब ये ट्राइंगल फॉर्म हो गया। अब ट्राइंगल भी कैसा बना तो दो साइड इक्वल है यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब लेकिन आइसोसेलेस में और स्केलर में मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हें ये जरूर चेक करना पड़ेगा कि ये राइट ट्राइंगल है या नहीं है। तो उसके लिए क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम कि जो सबसे बड़ी साइड है, सबसे बड़ी साइड है √50 वाली, इसका स्क्वायर अगर हम करके देखते हैं AC का स्क्वायर यानी √50 का स्क्वायर तो ये आता है 50। और जो बाकी दो साइड बची AB और BC अगर हम इनके स्क्वायर का सम करते हैं तो AB तो है हमारे पास 5 और BC भी है 5 तो 25 + 25 यानी आया √50 वो प्लस का 50 आ गया। तो हमें शिक्षा मिली कि AC स्क्वायर इक्वल आ रहा है AB स्क्वायर + BC स्क्वायर। तो यही पाइथागोरस थ्योरम होती है कि अगर किसी ट्राइंगल में एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आता है मींस वो राइट ट्राइंगल है। तो फाइनली आइसोसेलेस तो पहले से था,
राइट ट्रायंगल और प्रूव हो गया। तो मिला के हो गया कि ABC इज एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। ये एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल प्रूव हो गया। तो ऐसे करके तुम इसको चेक कर लोगे ट्रायंगल के टाइप को। अगर ट्रायंगल का टाइप चेक करने को आया तो वो तुम्हें इसी मेथड से कोलिनियरिटी भी चेक करनी है, ट्रायंगल का टाइप भी। स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद में हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी इससे मिलता जुलता ही आएगा, क्योंकि दूसरी वैरायटी अभी हमारे पास एक और है जिसका 3 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। और वो वैरायटी हमारे पास एनसीईआरटी में भी है और लगभग सारी बुक्स में, और वो केस स्टडी में भी आता है। एक तुमने क्वेश्चन देखा चंपा चमेली का क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, उसमें बस ये कि कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने होते हैं। यानी केस स्टडी मेरे को उम्मीद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से आ सकती है, और अगर वो आती है तो फिर तो सारी कहानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वहां केस स्टडी 4 मार्क्स की आएगी, तो बाकी फिर छोटे छोटे क्वेश्चन बचेंगे इसमें से। उस केस स्टडी में तुम्हें 100% कोऑर्डिनेट तो निकालने पड़ेंगे। तो यानी कोऑर्डिनेट्स निकालने का जो सबसे पहले मैंने कॉन्सेप्ट बताया था वो तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस करना है। कोऑर्डिनेट्स तुम्हें प्रॉपर तरीके से निकालने आनी चाहिए। अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। इसमें हमें पूछा है, एक बार क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है नेम द टाइप ऑफ द क्वाड फॉर्म बाय द पॉइंट्स 4 पॉइंट ए। 4 पॉइंट से क्वाड बनता है। पहला पॉइंट मान लो ए है 2, -1, दूसरा पॉइंट बी है 3, 4, और तीसरा पॉइंट सी है -2, 3, और चौथा पॉइंट डी है मान लो -3, -2। वैसे तो यह है कि तुम इसको भी यहाँ पे अगर एक्चुअल प्लॉटिंग करके चेक करना चाहो तो एक रफ आइडिया तुम्हें मिल जाएगा कि कैसा क्वाड बनेगा। और अगर तुम इसको डिस्टेंस फॉर्मूले से करोगे तो फिर वही पुराना तरीका कि तुम्हें इस क्वाड की ट्राइंगल की तरह ही पहले साइड्स निकालनी पड़ेगी। लेकिन खाली साइड से काम नहीं चलेगा, तुम्हें इसमें अब 6 डिस्टेंस निकाल लोगे। क्वेश्चन 3 नंबर में आएगा। सबसे पहले तो तुम्हें 4 साइड निकालनी होगी। उसके बाद ये अपोजिट वाले जो वर्टेक्स है इनको ज्वाइन करने से जो ये लाइन सेगमेंट बनेगी यानी डायगोनल्स निकालने पड़ेंगे। उसके बाद पता चलेगा कि ये किस टाइप का क्वाड है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं पहले साइड निकालूं, सबसे पहले मैं साइड्स का काम करूंगा और मैं ए भी निकाल लूंगा। फार्मूला भी मैंने बता दिया है, मैं डायरेक्ट यूज करूंगा 2 - 3 का होल स्क्वायर, या 3 - 2 चलो लिख दिया तो इसका स्क्वायर, 3 - 2 का स्क्वायर, और 4 अब लेकिन ये नेगेटिव है तो बीच में प्लस आएगा। सॉल्व करेंगे तो 3 में से 2 गया 1, और 1 का स्क्वायर 1, और ये 5 का स्क्वायर 25, यानी √26 यूनिट्स। ऐसे करके तुम्हें ये डिस्टेंस निकालने की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। उसके बाद फिर इन दोनों पॉइंट से BC निकाल लेंगे। -2 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 4 का स्क्वायर, तो इसका आंसर भी यही आएगा क्योंकि -5 हो जाएगा ये, और ये 4 - 3 -1 हो जाएगा। अब -5 का स्क्वायर प्लस का 25 और ये 1 यानी √26, ये आ गई BC यूनिट्स। ऐसे करके इन दोनों को यूज करके ए भी निकल गया, BC निकल गया, CD निकालेंगे तो -3 और पीछे वाला नेगेटिव है जिसको बाद में लिख रहे हैं वो नेगेटिव है, तो बीच में +2 का स्क्वायर, फिर -2 और -3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, देखो 3 में से 2 गया -1, और ये माइनस का 5, -2 -3, माइनस माइनस के सेम साइन टू बी एडिड, अपोजिट साइन टू बी सब्ट्रैक्टेड, और आंसर पे हमेशा जो साइन आएगा वो बड़े का आएगा। तो दोनों अपोजिट थे तो माइनस कर दिया, साइन माइनस का आएगा क्योंकि 3 बड़ा है। दोनों सेम साइन थे, ऐड कर दिया, साइन क्योंकि 3 बड़ा है माइनस का आएगा।
सॉल्व करा तो फिर से ये √26, ये बात समझ गए होगे, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, इधर भी माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। अब लास्ट में अभी ए और डी को यूज करके ए डी निकलेगी, तो -3 -2 का स्क्वायर और -2 और माइनस माइनस +1, पीछे जिसको रखोगे अगर वो नेगेटिव है तो बीच में प्लस आएगा। सॉल्व करेंगे तो ये -5 और इसे सॉल्व करेंगे तो -1, आंसर वही आएगा √26 यूनिट्स। तो हमने देखा चारों साइड इक्वल आई। वैसे इसमें देखो ऑप्शन जो बनते नॉर्मली, क्योंकि हमारे पास 4 तरीके के क्वाड्रेंट के आने के चांस ज्यादा होते हैं, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस। तो अगर अपोजिट साइड इक्वल आए तो ऑप्शन है फिर पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल। अगर चारों साइड इक्वल है तो ऑप्शन है रोम्बस और स्क्वायर। तो फिलहाल ये चारों साइड इक्वल है, तो अब ये रोम्बस भी हो सकता है और स्क्वायर। उसका डिफरेंशिएट कैसे होगा, तो वो डायगोनल से होगा। अब हमें निकालने पड़ेंगे डायगोनल्स। डायगोनल्स सबसे पहले AC निकाल लो। AC के लिए A और C यूज करना है, तो 2 और -+2 का स्क्वायर, 2 + 2 का स्क्वायर और -1 -3 का स्क्वायर। सॉल्व करा तो 2 + 2 4 का स्क्वायर और -1 और -3 -4 का स्क्वायर। तो ये हो गया AC की वैल्यू आ गई √16 + 16 यानी √32। फैक्टर करोगे तो 2 × 2 × 2 5 टाइम्स आएगा, तो ये 4√2 बन जाएगा, 4 √2, 16 × 2 = 32, ठीक है, यूनिट्स। अब इसके बाद में तुम्हारे पास ऑप्शन है BD का, क्योंकि अभी तुम कुछ नहीं कह सकते। BD के लिए एक तो B और एक D, तो 3 -+ और 4 -+ जिसको पीछे रख रहे हो अगर वो नेगेटिव है तो बीच में प्लस। अब इसके बाद में सॉल्व करेंगे तो 3 + 3 6 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, तो ये तो 36 + 36 यानी BD की वैल्यू तो आई √72 और फैक्टर करोगे तो ये 6 सॉल्व करोगे तो 6√2 हो जाएगा, 36 × 2 = 72 यूनिट्स। तो हमने ऑब्जर्व किया कि साइड्स तो इक्वल है, ऑल साइड्स आर इक्वल, बट डायगोनल्स आर डिफरेंट, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो भाई फिर ये कंडीशन हो गई कि ABCD इज ए रोम्बस, ये रोम्बस हुआ। अगर बाई चांस से डायगोनल भी इक्वल आ जाते तो फिर ये बन जाता है स्क्वायर। अच्छा, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल के केस में बता दूं कि अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो दो केस बन गए, या तो पैरेललोग्राम या फिर रेक्टेंगल। अगर डायगोनल अलग अलग आते हैं तो फिर पैरेललोग्राम, और अगर डायगोनल इक्वल आ गए तो रेक्टेंगल। अच्छा, बाई चांस इन चारों में से कोई भी ऑप्शन नहीं बना तो फिर वहां तुम छोड़ देना सिंपल क्वाड, क्योंकि बहुत सारे तरीके के क्वाड होते हैं, सिंपल क्वाड भी होते हैं जो पर्टिकुलर टाइप के क्वाड नहीं होते। तो वैसे उम्मीद तो मेरे को यह है कि इन चारों में से कोई वैरायटी आएगी, लेकिन अगर बाई चांस इनमें से कोई वैरायटी नहीं आती तो फिर तुम सिंपल क्वाड लिख सकते हो। इसके बाद में अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक लास्ट डिस्टेंस फॉर्मूले का बचा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट हमारे पास एक ऑप्शन बचता है कि अगर सपोज एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है इक्विडिस्टेंट। अच्छा, मैं तुम लोगों को पहले यहाँ एक चीज और बता दूं कि आने वाले मंथ में मैं तुम्हारी 4 लाइव फिक्स कर रहा हूं। जो पहले हमने अभी एक लाइव ली थी 10 घंटे वाली, सेम उसी तरीके से मैं 4 लाइव फिक्स कर रहा हूं। उनमें से एक लाइव केवल ज्योमेट्री की होगी, जिसमें हम ट्राइंगल्स और सर्कल करेंगे और तुम लोग अपने उसमें सारे डाउट पूछ सकते हो। उसके बाद दूसरी लाइव उसी तरीके से होगी,
और वो होगी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज, केवल आइडेंटिटीज की बात करेंगे। तीसरी लाइव होगी उसमें हम केवल वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। और चौथी लाइव होगी वो सारे सिलेबस को कंटेन करेगी, यानी फिर से हम एक बार फिर वही जो हमने 10 घंटे की लाइव की थी उसी तरीके से एक लाइव करेंगे। तो यहाँ पे तुम लोगों को वो लाइव का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके अपना नोटिफिकेशन ऑन करो, और वो हर संडे होगी। आने वाले तुम्हारे जो रिपोर्ट चल रहे हैं इनको खत्म होने के बाद मैं दिसंबर के लास्ट वीक से वो स्टार्ट करूंगा या जनवरी में, और वो रेगुलर चलेंगी। चारों लाइव ज्वाइन करने के बाद मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में कंप्लीट मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन उन लाइव्स को ज्वाइन करके जो डाउट्स हैं वो अपने कलेक्ट करके रखना, और वो सारे वहां पे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो अब जो ये वन शॉट सीरीज चल रही है, लगभग इसका एंड पॉइंट चल रहा है, मैं सारे चैप्टर करा चुका हूं। तो अगर तुमने वो नहीं करे तो उन चैप्टर्स को भी तुम यहाँ से कंप्लीट करो प्लेलिस्ट में जाके। हर चैप्टर की प्लेलिस्ट में तुम्हें वो वन शॉट मिल जाएंगी, और उनसे तुम्हारा एक शॉर्ट में बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू। तो अब मैं लेता हूँ लास्ट कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन नंबर 3। एक कॉन्सेप्ट आएगा हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट, इक्विडिस्टेंट। एनसीईआरटी में 3 क्वेश्चन दिए इक्विडिस्टेंट के। तो वो कॉन्सेप्ट जो आता है इक्विडिस्टेंट का, मैं उसी के बेस पे क्वेश्चन ले रहा हूं। इसका मतलब मैं तुम्हें बता दूं, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल प्लस डिस्टेंस मिला के बोलेंगे इक्विडिस्टेंट। यानी कि जैसे हमारा जो शहर है बुलंदशहर, वो यहां पर है, और इसके एक साइड दिल्ली है और एक साइड अलीगढ़। ये 80 किलोमीटर है, ये भी लगभग 80 किलोमीटर। तो मैं कह सकता हूं कि बुलंदशहर अलीगढ़ और दिल्ली से सेम डिस्टेंस पर है। तो मैं ये सेंटेंस यूज कर सकता हूं कि बुलंदशहर इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिल्ली एंड अलीगढ़। इसका मतलब ये हुआ कि बुलंदशहर और दिल्ली का डिस्टेंस यानी बीडी इक्वल है बुलंदशहर और अलीगढ़ का डिस्टेंस बीए। और इसी इक्वेशन से हमारे सारे आंसर बनते। तो केवल हमें ये इक्वेशन बनानी है, छोटी सी इक्वेशन। और इसका तरीका क्या है, जो पहला लेटर होगा उसके साथ जो बाद के 2 लेटर होंगे उनका तुम्हें डिस्टेंस फाइंड करके इक्वल करना है। इसी कॉन्सेप्ट से इक्विडिस्टेंट के सारे क्वेश्चंस होते हैं। अब मैं तुम्हें करके दिखाता हूं। क्वेश्चन हमारे पास है कि एक पॉइंट दिया होगा शुरुआत में, जरूर वही बुलंदशहर दिया होगा सबसे पहले, कि द पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट, यानी बुलंदशहर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिल्ली एंड अलीगढ़। तो सबसे पहला पॉइंट तो बुलंदशहर होगा, यानी कि इस पॉइंट को मैं ए मानता हूं। ये ए पॉइंट जो है वो इक्विडिस्टेंट है इन दोनों पॉइंट से, बाद वालों से। इसको मैं सपोज पी मान लेता हूं, और इसको मैं क्यू मान लेता हूं, और इसको ए। तो ये ए पॉइंट इस पी से, जिसके कोऑर्डिनेट है -2, k, और एक पॉइंट ये है क्यू, इसके कोऑर्डिनेट है -2k और -3। अच्छा, यहां पे एक बात ध्यान रखनी है, बहुत से लोग इस क्वेश्चन में कभी कभी कंफ्यूज आते हैं और वो ये सोचने लगते हैं कि ये मिड पॉइंट है। वैसे ये बात सही है कि अगर 2 पॉइंट में पी और क्यू को यहां ले लूं और बीच में यहां ए ले लूं, तो ये जो मिड पॉइंट होता है ये भी इन एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होता है। लेकिन वो केस स्पेशल केस है, और वहां पे हमें ये मिलेगा कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तब तो मिड पॉइंट इक्विडिस्टेंट हो सकता है, और वहां तुम ए पी इक्वल ए क्यू रखो या फिर मिड पॉइंट का फार्मूला लगाओ, वो चलेगा। लेकिन अगर ये पॉइंट कोलिनियर नहीं दे रखे तो कभी भी तुम्हें मिड पॉइंट के फार्मूले से इस क्वेश्चन को नहीं करना, फिर तो तुम्हें इसमें डिस्टेंस फार्मूला ही लगाना पड़ेगा। और तुम्हें पहले ए का डिस्टेंस पी से निकालना है, और फिर तुम्हें ए का डिस्टेंस क्यू से निकालना है, और दोनों डिस्टेंस को तुम्हें इक्वल करना है, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल वाली कंडीशन बन जाएगी। तो सबसे पहले मैं ए पी निकाल देता हूं। अच्छा, आप एक बात ध्यान रखनी होती है डिस्टेंस फॉर्मूले में, अगर किसी कोऑर्डिनेट में वेरिएबल आ रहा है तो फिर तुम कोशिश करो कि वेरिएबल को वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को पहले लिखो, यानी के इसमें आ रहा है। हाँ, अगर दोनों में वेरिएबल है तो फिर तुम्हारी मजबूरी है किसी को भी लिख लो,
लेकिन अगर एक में वेरिएबल है और एक में वेरिएबल नहीं है तो पहले वेरिएबल वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लेना है। तो -2 में से 2 को माइनस करो, -2 का स्क्वायर और k -2 का स्क्वायर। सॉल्व करना चाहो सॉल्व कर लो। -2 -4 का स्क्वायर, इससे आइडेंटिटी खोल लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। यानी जब वो सॉल्व हो सकते हैं तो पहले सॉल्व करना है फिर स्क्वायर करना है, लेकिन जो सॉल्व नहीं हो सकते अनलाइक टर्म में तो फिर आइडेंटिटी खोलनी पड़ेगी। अब -4 का स्क्वायर तो प्लस का 16 होगा, यहां पे हो गया k स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 2 2 जा 4k, ये दोनों लाइक टर्म है 16 और 4, तो ये आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 20 -4k यूनिट्स, ये जरूर लिखना। अब ऐसे तुम a का p से q से डिस्टेंस निकाल लो, यानी aq, फार्मूला ये चलेगा। अब देखो ये वेरिएबल है तो -2k और -2 का होल स्क्वायर प्लस -3 -2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो अब देखो यहां थोड़ी सी टेंशन आ सकती है क्योंकि ये दोनों आपस में लाइक टर्म तो है नहीं। अब होल स्क्वायर खोलोगे तो किसका खोलोगे भाई, देखो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो या तो ऐसा सोचो कि ये a तुम्हारा नेगेटिव है और a -b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a को -2 के काउंट करना पड़ेगा, और या फिर पहले इसमें से माइनस कॉमन लो और इसके साइन को चेंज करो। तो दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन तुम्हें सेलेक्ट करना है। अगर मैं -2 कॉमन लेता हूं इन दोनों में से, या तो तुम डायरेक्ट चलो खोलो, इसको बस ये ध्यान रखना कि ये क्योंकि नेगेटिव है तो a जहां भी तुम यूज करोगे वो -2 के यूज करोगे और b 2 यूज करोगे और बीच में माइनस है, तो फार्मूला लगेगा a - b का होल स्क्वायर, यानी -2k का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। भाई a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो a की जगह तो -2 क्या आएगा और इंटू b की जगह 2। तो ये बात तुम्हें इस तरह से यूज करनी है। और ये आगे आ ही रहा है माइनस के 2 के -5 का स्क्वायर। अब देखो सॉल्व करोगे तो ये हो गया माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4k स्क्वायर, यहां पे 2 का स्क्वायर 4, और देखो माइनस की माइनस से इंटू करोगे तो बीच में सेम साइन की मल्टीप्लाई प्लस होती है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8k और प्लस -5 का स्क्वायर 25। तो फाइनली लाइक टर्म को सॉल्व करोगे तो 4k स्क्वायर अनलाइक टर्म है, 8k अनलाइक टर्म है, बट ये दोनों लाइक टर्म है, तो 25 और 4 29 यूनिट्स। अब ये डाल दो अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब हमें वही अपना इक्विडिस्टेंट का कॉन्सेप्ट यूज करना है कि a p और q से इक्विडिस्टेंट है, इसका मतलब AP इक्वल टू AQ। अब AP तुम्हारे पास है √k स्क्वायर प्लस 20 -4k, और AQ है तुम्हारे पास 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 29। अब दोनों तरफ रूट आ रहा है या एक तरफ रूट आ रहा है, रूट काटने का एक ही तरीका है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, पर करनी दोनों तरफ पड़ेगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ऐसा करोगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा और इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। अब इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, k स्क्वायर प्लस 20 -4k, और इधर भी स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 29। अब तुम्हें लाइक टर्म्स को एक तरफ कलेक्ट करना पड़ेगा, तो ये सारी टर्म को या तो एक काम करो, पहले इनको इधर शिफ्ट करो। क्यों? क्योंकि देखो k स्क्वायर की टर्म जो है वो ये वाली बड़ी है, अगर तुम इसको इधर लाओगे तो आंसर फिर तुम्हें सॉल्व करके माइनस में मिलेगा, इसलिए छोटी वाली पार्टी को इधर लाओ, तो ये हो जाएगा इस तरह से, ये 29 है, ये इधर जाएगा तो 4k स्क्वायर में से 1k स्क्वायर जाएगा तो 3k स्क्वायर, माइनस का 4k इधर जाके प्लस हो जाएगा तो 8 और 4 12k
और प्लस का 20 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो प्लस का 9 बचेगा। ये मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया है, तुम पहले इनको इधर शिफ्ट करना फिर लाइक टर्म को सॉल्व करना। अच्छा सब 3 से कट रहा है तो या तो कॉमन लेके काटो या डायरेक्ट भी काट सकते हो, बस नीचे लिख देना या ब्रैकेट में कि डिवाइडिंग बाय जो भी इनका एचसीएफ है, जैसे 3 से सब डिवाइड हो रहा है, 3 से ये भी हो रहा है, 3 से ये भी हो रहा है, 3 से ये भी हो रहा है, तो ये शॉर्ट पड़ेगा तुम्हें बजाय कॉमन लेने के। अगर किसी कांस्टेंट नंबर से सारी टर्म डिवाइड हो रही है तो उससे डिवाइड कर लो, तो सबको 3 से डिवाइड करोगे तो ये k², ये 4k और ये 3। अब तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके हो, फैक्टराइजेशन से इसके फैक्टर कर लो तो 3 1 जा 3 और 3 + 1 4, तो इसके फैक्टर आएंगे k+3 और k+1 करके देख लेना, स्प्लिटिंग द मिडिल। अब दो चीजों की प्रोडक्ट 0 आ रही है, इसका मतलब फर्स्ट केस k+3 = 0, k = -3, और सेकंड केस k+1 = 0 तो k = -1। तो ये दो आंसर बन गए -3 और -1। तो फाइनली इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और वो टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला। ये थोड़ा डिस्टेंस फॉर्मूले से खतरनाक लगता है लोगों को, बाकी है तो खैर कुछ नहीं, इसमें डेरिवेशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, केवल इसका जो कॉन्सेप्ट है वही तुम्हें यूज करना है। तो मेन चीज है कि मैं कॉन्सेप्ट तुम्हें समझा दूं कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। तो अगर एक कार्टेशियन प्लेन है और इस प्लेन में हमारे पास 2 पॉइंट है, सेक्शन फॉर्मूला। मान लो इस प्लेन में हमारे पास 2 पॉइंट है, सपोज से A और B। कोऑर्डिनेट्स मान लो हमें पता है x1 y1 x2 और y2। अब इसी प्लेन का एक तीसरा पॉइंट जो इसी A और B को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट पे लाइज करता है, मान लो P, और वो पॉइंट जब इस लाइन पे लाइज करेगा तो वो इस लाइन के 2 पार्ट करेगा, AP और BP, ये 2 पार्ट हो गए। यानी इस P पॉइंट ने इस लाइन सेगमेंट को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। अगर इन दोनों पार्ट्स का रेशियो हमारे पास है, मान लो m1:m2, तो हम इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अब हम इस सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। यानी ये सेक्शन फॉर्मूला किस काम आता है? ये फॉर्मूला एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के काम में आता है जो किसी लाइन सेगमेंट को किसी गिवन रेशियो में डिवाइड करे। और उसके लिए कैसे हमें अप्लाई करना है? तो हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और याद रखना है 12 21, 12 और 21। यानी कि इस 1 की जब हमें P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट 2 होते हैं, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। तो जब हमें इसका x कोऑर्डिनेट निकालना है P का, तो हमें इस वाले पार्ट की मल्टीप्लाई जो भी रेशियो है इधर वाले x से करनी है, क्रॉस। तो 1 के साथ इंटू करनी है 2 को, यानी 12, 1 और 2, और इधर वाले पार्ट की इस x से करनी है, यानी 21, 2 और 1। कभी 1 की इंटू 1 से नहीं करेंगे और 2 की इंटू 2 से नहीं करेंगे। ये अपने दिमाग में फिट कर लो, क्योंकि अक्सर जो लोग कम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की प्रैक्टिस करते हैं वो ये मिस्टेक कॉमनली कर देते हैं। अपॉन में इन दोनों का सम m1 + m2, और जब हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है तो इधर वाले की इस y से करेंगे, m1 y2 प्लस इधर वाले की इस y से करेंगे m2 y1 और अपॉन m1 + m2। तो ये हमारा बना सेक्शन फॉर्मूला और इसी से हमें P के कोऑर्डिनेट मिल गए। एक कभी कभी इसके साथ में चलता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। वैसे देखा जाए तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला एक तरह से सेक्शन फॉर्मूला ही का पार्ट होता है, क्योंकि अगर ये दोनों पार्ट इक्वल है, यानी ये मिड पॉइंट है कि P इज द मिड पॉइंट। P अगर मिड पॉइंट है AB का, तो हमें ये पता होना चाहिए कि दोनों पार्ट अगर इक्वल है तो इक्वल चीज का रेशियो हमेशा 1:1 आएगा। मान लो इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है
और इसकी लेंथ भी 5 सेंटीमीटर है, तो 5/5 यानी कि 1:1। तो इक्वल चीज का रेशो हमेशा 1:1 बनता है, यानी इसका मतलब AP रेशो PB 1:1, यानी M1 की वैल्यू भी 1 हो गई और M2 की भी 1 हो गई। तो अगर इस फार्मूले में M1 और M2 की वैल्यू 1 लगाते हैं तो ये फार्मूला कुछ इस तरह बन जाएगा 1 × x2 यानी x2 प्लस 1 × x1 यानी x1 अपॉन 1 + 1 यानी कि 2, और यहाँ 1 × y2 यानी y2 और 1 × y1 यानी कि y1 अपॉन 1 + 1 यानी कि 2। तो हम फिर सेक्शन फार्मूला यूज ना करके इस फार्मूला को डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, तो इसके बेस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं क्योंकि हमारे बुक में दिया हुआ है। तो इस मिड पॉइंट फार्मूला और सेक्शन फार्मूले दोनों के बेस पे ये सेकंड कॉन्सेप्ट चलेगा। एक्सरसाइज 7.2 स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद जो इसके क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो जितना गेम खतरनाक है कोऑर्डिनेट में वो सारा सेक्शन फार्मूले के हिस्से में ही आता है, यानी जितने टफ क्वेश्चन आएंगे वो सब सेक्शन फार्मूले के होंगे। और सेक्शन फार्मूले का सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 5, इसमें अब हमें देखो इसका कई तरीके से यूज करना है। सबसे पहले बल्कि क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमें इसको कई तरीके से यूज करना है। जैसे सबसे पहले तो इसका बेसिक जॉब, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में अक्सर आता रहता है कि एक लाइन सेगमेंट दिया है P और Q को ज्वाइन कर रही है। P के कोऑर्डिनेट है -1, 3 और Q के कोऑर्डिनेट है 2, 5। तो अब हमें से कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ R ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग P एंड Q। P और Q को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर एक पॉइंट है R, और हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, और हमें कंडीशन दी है कि PR = 3/5 PQ। तो ये हमारा सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि हमें इस पॉइंट ऑफ डिवीजन जो है हमारा R, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब देखो सीधी सी बात है, कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें रेशो चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए P और Q के, यानी एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट चाहिए, और बीच में जो पॉइंट आ रहा है वो इनको जिस पार्ट में डिवाइड कर रहा है उनका रेशो चाहिए, यानी हमें PR रेशो QR चाहिए। लेकिन रेशो हमारे पास नहीं है क्योंकि हमारे पास PR का रिलेशन PQ के साथ दिया हुआ है। अगर बाई चांस मैं इसको डिवाइड में लाता हूं, यानी PQ से दोनों साइड डिवाइड करूं, तो भाई PQ से PQ कटा, यानी कि ये मेरे को वैल्यू मिल गई PR/PQ की 3/5। तो ये जो रेशो बना वो PR का PQ के साथ बना, हमें चाहिए PR का रेशो QR के साथ। तो पहले मैं इसे लेट कर लूं, PR को मैं कर लूं 3x और PQ को कर लूं 5x। तो अब तुम देखोगे कि PR अगर 3x है और PQ पूरी लाइन सेगमेंट 5x है, तो भाई अगर मैं PQ में से PR माइनस करूं तो दूसरा पार्ट आ जाएगा, यानी इससे मुझे QR की वैल्यू मिल जाएगी 5 - 3x यानी कि 2x। अब मेरे को रेशो भी मिल जाएगा, यानी कि PR रेशो RQ 3x रेशो 2x यानी कि 3:2। अब तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, m1 है, m2 है। फार्मूला भी तुम्हें याद होगा, तो फार्मूला यूज कर लो, यहां लिख देना बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला यूज करो और R के कोऑर्डिनेट निकाल लो। m1 यानी कि 3 × x2, 1221 का फार्मूला चलेगा m1 × x2, तो 3 × 2 प्लस 2 × -1 अपॉन 3 + 2, फिर m2 यानी 2 × y2, y2 है 5 प्लस 3 × m2 × y1। अच्छा m2 × y1 पहले मैंने लिख दिया, तो हमें लिखना है m1 × y2, यानी m1 की जगह 3 × y2 और इधर 2 × y1 यानी कि 3 अपॉन 3 + 2,
सॉल्व कर दो, r मिल जाएगा 6, 3 टू 6 -2 अपॉन 5, और इधर प्लस माइनस -2, 5 3 15 प्लस 3 टू 6 अपॉन 5, तो r की वैल्यू आई 4 अपॉन 5 और 21 अपॉन 5। तो ये हमें उस पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो तुमने देखा कि इसमें दिक्कत कोई नहीं है, बस ये कि फार्मूला याद होना चाहिए। लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये क्वेश्चन आया तो चलो सिंपल है। अब इसकी एप्लीकेशंस बहुत है। एप्लीकेशन नंबर 1 कि जैसे हमारे पास 3 आइटम बन रहे हैं, एक तो पी और क्यू के कोऑर्डिनेट, एक रेशियो और एक आर के कोऑर्डिनेट। तो हमें 3 आइटम में से अगर 2 आइटम मिलते हैं तो तीसरा हम निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास पी और क्यू के कोऑर्डिनेट थे, रेशियो था तो आर निकल गया। कल को अगर हमें पी और क्यू के कोऑर्डिनेट मिल गए, आर मिल गया तो रेशियो मिल जाएगा। अगर हमें पी का कोऑर्डिनेट मिला और रेशियो मिला तो हम, और आर का कोऑर्डिनेट मिला तो क्यू भी निकाल सकते हैं। यानी कि अल्टीमेटली हर क्वेश्चन में लगाना सेक्शन फॉर्मूला है, चाहे चीज कुछ भी पूछी जाए। अब जैसे मैंने अगला क्वेश्चन लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैंने अगला क्वेश्चन जो लिया है उसमें रेशियो निकालना है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आने के 100% चांस। और देखो अब जैसे तुम्हारे एग्जाम नजदीक आ रहे हैं तो सारे चैप्टर्स को एक बार तुम्हें कॉन्सेप्चुअल रिवाइज करना होगा, और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये 1 शॉट वीडियो है। इनसे तुम आसानी से सारे जो सिलेबस है उसको रिवाइज कर सकते हो बड़े शॉर्ट टाइम में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। अब 5th क्वेश्चन में हमें दिया है फाइंड द रेशियो। अब देखो रेशियो पूछ रहा है तो रेशियो निकालने का कोई नया फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला वही है पुराना सेक्शन फॉर्मूला। और मैं इस क्वेश्चन को तुम्हें समझा दूं कि रेशियो हमें बताना है इन विच द लाइन जॉइनिंग दिस इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। एक लाइन सेगमेंट है, मैं तुम्हें इसे प्रैक्टिकली अप्रोच करके दिखा रहा हूं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और पॉइंट दिया है हमें, मान लो मैं इसको ए पॉइंट मान लू पहले वाले को, और इसको बी, तो -2 -3, -1 -2, और -3 के लिए नीचे आएंगे 1 2 3। तो ये पॉइंट है -2 -3, और ये है ए। एक पॉइंट है 5 6, 1 2 3 4 5। 6 के लिए ऊपर चलेंगे प्लस में 1 2 3 4 5 6। ये बी है 5 6। प्लॉटिंग के लिए सबसे पहले एक्स गिनते, फिर वहां से वाई, पॉजिटिव है तो ऊपर, नेगेटिव है तो नीचे। अब जब तुम ए से बी को मिलाओगे तो तुम देखोगे कि इस ए बी को देखो एक्स भी 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है इस पॉइंट पे, और करने को वाई भी कर रहा है। अब तुमसे दोनों तो पूछे नहीं जाएंगे, तो फिलहाल तो मेरे को बताना है कि इस लाइन को एक्स किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो मैं वाई को छोड़ देता हूं, वाई गया खत्म। अब ये x इसको डिवाइड तो कर रहा है, इस पॉइंट पे कर रहा है, मान लो p पॉइंट। अब हमें ये रेशियो बताना है कि p पॉइंट पे किस रेशियो में डिवाइड करेगा। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि हमारे पास a और b तो है, ना तो रेशियो है और ना ये पॉइंट ऑफ डिवीजन, इसके कोऑर्डिनेट्स भी नहीं पता। अभी मैं तुम्हें बता रहा था कि हमारे को एक ही चीज पूछी जाएगी, तो उस हिसाब से तो हमें अगर रेशियो पूछा है तो a भी मिलना चाहिए, b भी और p भी, तभी हम रेशियो निकाल सकते हैं। तो यहाँ तुम्हें मैं बता दूं कि ये बात तुम्हें याद करके जानी पड़ेगी कि अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाइज करता है तो उसके कोऑर्डिनेट फिक्स होते हैं x, 0। ये फिक्स है कि अगर एक्स एक्सिस है तो y की वैल्यू 0 ही होगी। ऐसे अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाइज करता है तो उसके कोऑर्डिनेट हमेशा 0, y। तो ये अपने दिमाग में तुम्हें फीड करके जाना पड़ेगा। अब देखो रेशियो m1 m2 भी मान सकते हो, आंसर उससे भी आ जाएगा, वरना एक शॉर्ट तरीका होता है कि m1/m2 को तुम k मान लो, यानी इस वैल्यू को पूरी को फ्रैक्शन खत्म करके एक k लेट कर लो, उससे तुम्हारा आंसर और जल्दी आएगा। तो लेट कर लो m1/m2 की जगह k, लेट p डिवाइड्स ab in k/1।
मान लो कि P जो है ए बी को K रेशो 1 में डिवाइड करता है, क्योंकि खाली K मानूंगा तो इधर भी तो कुछ नहीं लेना पड़ेगा भाई। एक पार्ट को मैंने K बोल दिया तो दूसरा पार्ट भी तो मुझे कुछ बोलना है, तो वो मैं कुछ नहीं है K के नीचे 1 ले लूंगा। तो इस तरह से ये 1 तुम्हें इसके साथ लेके चलना पड़ेगा, और नहीं तो झंझट लगता है तो M1/M2 का कॉन्सेप्ट है, M1 रेशो M2 लेट करके वो M1/M2 तुम्हें मिल जाएगा। और सही लगे तो K रेशो 1, इसी तरीके से चलो। अब तुम लगा दो सेक्शन फॉर्मूला बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। और भैया सेक्शन फॉर्मूले का काम एक ही होता है, पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट निकालना। तो इस ए बी को P पॉइंट डिवाइड कर रहा है, तो हम इससे P के कोऑर्डिनेट ही निकाल सकते हैं। तो P के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, ये M1 और इधर वाला ये x2 क्रॉस करना है, M1 इंटू x2, तो K इंटू 5 यानी मैं 5K लिख देता हूं, प्लस 1 इंटू -2 अपॉन K प्लस 1, K प्लस 1 ले लो, ये आया x कोऑर्डिनेट। और y कोऑर्डिनेट निकालना है तो M1 इंटू y2 6K और 1 इंटू -3 अपॉन K प्लस 1। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना चाहो, तुम्हारी इच्छा है, ये हो जाएगा 5K -2 अपॉन K प्लस 1 और 6K -3 अपॉन K प्लस 1। अब यहां पर डाल देंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ये जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है ये एक्स एक्सिस पे लाइज कर रहा है, तो इसका मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट 100% 0 ही आना चाहिए। तो हम इस वाई कोऑर्डिनेट को 0 मान लेंगे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे लाइज कर रहा है। अगर ये कल को वाई एक्सिस पे होगा लाइज करेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट को 0 लेट करना है। तो इसका मतलब 6K -3 अपॉन K प्लस 1 इक्वल 0 अपॉन 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो K प्लस 1 की 0 से करोगे तो 0 हो जाएगा, और इसकी 1 से करोगे तो 6K -3 इक्वल 0। तो 6K इक्वल 3, माइनस का इधर आके प्लस हो गया, K इक्वल 3 अपॉन 6, यानी K की वैल्यू आई 1 अपॉन 2। तो रेशियो जो था वो K अपॉन 1 था, यानी 1 अपॉन 2 अपॉन 1, तो फाइनली 1 अपॉन 2 ही रहेगा। तो रेशियो हुआ 1:2, यानी AP रेशो PB इज इक्वल टू 1:2। अब इसके बाद में तुम्हें एक बात और ध्यान रखनी, कभी कभी पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट भी पूछते हैं इस P पॉइंट के। तो देखो y तो 0 है ही, x और निकालना पड़ेगा, तो x की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, यानी कोऑर्डिनेट का लिए x निकालने के लिए यहाँ k की वैल्यू पुट कर देना, जो 1/2 निकली है, यानी 5 इंटू 1/2 -2 अपॉन 1/2 प्लस 1। तो इसे जब सॉल्व करोगे तो तुम्हें x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और y कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास 0 है, तो ये पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट भी आ जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है इससे बहुत कि आ सकता है एग्जाम में, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और सेक्शन फॉर्मूले की प्रैक्टिस थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी, वैरायटी बहुत है, फिर भी मैंने कोशिश करी है तुम्हें ऑलमोस्ट, शायद भगवान ने चाहा तो बोर्ड में तुम्हें इनमें से क्वेश्चन मिल जाएगा। ये वन शॉट वीडियोस तुम्हें बोर्ड में बहुत हेल्प करेगी, और इनमें सेलेक्टेड क्वेश्चन है, और ये तुम्हें पेपर में 100% मिलेंगे। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 6। ये बड़ा हॉट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें भी हमें रेशियो बताना है, फाइंड अ रेशियो इन विच द लाइन, अब की बार पॉइंट डिवाइड नहीं करना, एक लाइन डिवाइड कर रही है इस लाइन को ज्वाइनिंग। अच्छा, ज्वाइनिंग वाले जो पॉइंट होते हैं हर क्वेश्चन में तुम देख रहे हो, ये ज्वाइनिंग चलती है, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। तो ये ज्वाइनिंग द पॉइंट्स वर्ड जो आता है सेक्शन फॉर्मूले में, इसका मतलब है कि एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं। तो ज्वाइनिंग किसकी है, 8, -9 और 2, -1, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा रही है ये लाइन AB। अब हमें जो कोऑर्डिनेट बताने हैं, वो रेशियो बताना है, वो ऐसे बताना है कि ये लाइन को, ये वाली लाइन जिसकी इक्वेशन हमें दी है 2x + 3y - 5 = 0,
तो ये वाली लाइन जिसकी इक्वेशन हमारे पास है वो इस ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करेगी? तो भाई तरीका तो वही है k/1, लेकिन दिक्कत फिर वही आएगी जो भी पहले थोड़ी देर पहले आई थी कि ये जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है इसके कोऑर्डिनेट कैसे होंगे। अब पिछले वाले क्वेश्चन में तो x एक्सिस था तो मैंने x0 लेट कर लिए, y एक्सिस मिल जाएगा तो 0y लेट कर लेंगे। बट यहां दिक्कत क्या है कि अब ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट में क्या लेट करूं, तो कुछ लेट ना करूं तो xy लेट कर लूं। अब तुम्हें पता है सेक्शन फॉर्मूले से ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो निकल ही जाएंगे P पॉइंट के, तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला यूज करके P के कोऑर्डिनेट निकाल लो, k/2 और 1/8 अपॉन k+1, k/-1 यानी -k और -9, 9 1 या 9 अपॉन k+1, ये मैंने P के कोऑर्डिनेट निकाल दिए। यानी फाइनली इसके साथ कंपेयर करोगे इसको तो ये x हो गया और ये y हो गया। अब तुमने बचपन में पढ़ा है क्लास 9th में और अब बुढ़ापे में पढ़ा है चैप्टर 3 में कि जो लाइन ड्रॉ होती है कार्टेशियन प्लेन में वो सॉल्यूशन से प्लॉट होती है। 3 सॉल्यूशन निकालते हैं और उनको ज्वाइन करा के लाइन बन जाती है। तो अगर किसी लाइन पे कोई भी पॉइंट लाइज करता है तो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो उस लाइन का सॉल्यूशन होता है। अब ये पॉइंट P इस लाइन पे लाइज कर रहा है जिसकी इक्वेशन है, तो इसका मतलब ये जो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है यानी x और y की वैल्यू वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बन जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट तुम्हें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा और इसी से अब तुम्हारा आंसर निकलेगा। और यहां लिख देंगे सिंस P lies on 2x plus 3y minus 5 equal 0, therefore x is equal to 2k plus 8 upon k plus 1 and y is equal to minus k minus 9 k plus 1 is a solution of line 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल 0। यानी अब ये x की जो वैल्यू आई और जो ये y की वैल्यू आई ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बन जाएगी क्योंकि ये पॉइंट इसी लाइन पे लाइज कर रहा है। इस कॉन्सेप्ट को यानी कि तुम्हें यूज करना पड़ेगा। और अब मैं यहाँ पे x की जगह ये वैल्यू पुट करूंगा 2k plus 8 अपॉन k plus 1 और प्लस y की जगह ये वैल्यू यूज करूंगा -k -9 अपॉन k plus 1 और इजिकल टू में मैं इसको ले जाता हूं 5। एलसीएम k plus 1 आएगा तो यहां k plus 1 कैंसिल होगा, 2 into 2 यानी 4k प्लस 2 8 जा 16। यहां पे k plus 1 तो डिवाइड हो गया, इस 3 के अंदर इंटू होगी -3k और +3 की -9 से होगी -27 और इजिकल टू 5 अपॉन 1। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये दोनों लाइक टर्म में 3k प्लस माइनस और ये प्लस तो अपोजिट साइड में माइनस होंगे, आंसर k और ये भी प्लस माइनस माइनस तो 27 में से 16 जाएगा -11 और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो ये इधर जाएगा 5 into k plus 1। सॉल्व करेंगे तो 5k plus 5 k को k के पास लेके जाएंगे, 5 को इधर तो 5k minus k ये इधर आ गया और ये इधर आया -11 और -5। लाइक टर्म एक तरफ इकट्ठी करनी। अब लेकिन इसको सॉल्व करा तो माइनस का ये प्लस का 4k और ये माइनस का 16 तो k की वैल्यू आई -16 अपॉन 4 यानी कि -4। तो फाइनली अब जो हमारा ये k था, अच्छा रेशियो ये माइनस में आया यानी एक्सटर्नल डिवीजन है। अगर बाई चांस रेशियो नेगेटिव आ जाए चेक कर लेना कि अगर कहीं कोई कैलकुलेशन की एरर ना हो तो ये 1% ऐसा हो सकता है कि कोई कैलकुलेशन एरर हो,
इस वजह से तुम्हारा माइनस आ रहा हो। अगर कैलकुलेशन एरर नहीं है तो वैसे ही हमारे सिलेबस में नहीं है, ये एक्सटर्नल डिवीजन होगा, यानी कि ये जो लाइन है इसको एक्सटर्नली डिवाइड करेगी कुछ कुछ इस तरीके से, ए ये है, बी ये है, और ये लाइन इसको ऐसे डिवाइड करेगी, यानी ये पी पॉइंट बाहर की तरफ लाइज करेगा, तब ये रेशो नेगेटिव आता है। तो वैसे उम्मीद तो मुझे थोड़ी कम है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स हमने सही लिए 8 -9 और 2 -1, ठीक है, और ये लाइन की इक्वेशन भी हमने ठीक ली है, 2x + 3y -5, ठीक है। एक बार वो चेक कर लो, ये कोऑर्डिनेट्स 2 के और इधर 8 बन जा 8, ठीक है, और अपॉन k+1 और ये -k, ठीक है, 1 से -k की करेंगे -k और -9, ठीक है। यहाँ सब कुछ ठीक है, यहाँ पे भी सब कुछ ठीक है, ये भी ठीक है। अब ये k+1 एलसीएम आके उधर चला गया तो 5 + 5, ठीक है। इधर 2 × 2 = 4 और 8 × 2 = 16 और -3k और -27, ठीक है, सब कुछ ठीक है। और ये माइनस का 11 बचेगा और ये प्लस का k बचेगा, ठीक है, और ये 5k, ठीक है। ये इधर आएगा तो -5k, ये चलो इधर ये गया तो प्लस का -k, और ये फिर इधर आएगा तो ये -11 और -5, ठीक है। कैलकुलेशन ठीक है सारी, तो ऑलमोस्ट ये खाली कैलकुलेशन ठीक है, तो इसका मतलब आंसर ये किसी वजह से इन्होंने क्वेश्चन को हो सकता है गलती से 11th क्लास का क्वेश्चन दे दिया हो। ये फिलहाल एक्सटर्नल डिवीजन है और रेशो 4:1 बन जाएगा। तो इस तरह से तुम्हें लाइन वाला क्वेश्चन करना होगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और इस क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमें काम करना है वो बड़ा साफ सुथरा काम है, और साफ सुथरा काम ये है कि ये क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबसे लास्ट में मैंने लिया है कि इसमें हमें एक पैरेललोग्राम दिया है और पैरेललोग्राम के 4 वर्टेक्स दिए हैं। तो कई बार से क्या होता है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हमने क्लास 9th में इतनी ज्यादा पढ़ी है कि वो हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से फीड हो गई। तो इस क्वेश्चन में कोई टेक्निकली प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अक्सर ये क्वेश्चन जब आता है तो बच्चे इसको डिस्टेंस फार्मूले से करने लगते हैं। तो वहां तुम्हें याद रखना है कि इस क्वेश्चन को हमें कभी भी डिस्टेंस फार्मूले से नहीं करना। अगर पैरेललोग्राम के या रोम्बस के ऊपर आता है क्वेश्चन कि हमें इसका या तो 4th वर्टेक्स पूछा जाएगा या 4 वर्टेक्स में कोई वेरिएबल दे देंगे वो पूछा जाएगा, तो इसको हमेशा हमें पैरेललोग्राम की एक ही प्रॉपर्टी लगानी है कि इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इस प्रॉपर्टी से करना है। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो उसके हिसाब से क्या होता है कि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो दोनों का मिड पॉइंट बन जाता है, यानी कि मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD। इसी फार्मूले से क्वेश्चन हो जाएगा। बस तुम्हें क्या करना है, इसका मिड पॉइंट निकालना है, x1 + -2 + 4/2 और y1 + y2 यानी -1 + b/2 = 1 + a/2, इसका मिड पॉइंट BD का, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, 2 + 0/2। अब दो कोऑर्डिनेट के इक्वल होने का क्या मतलब है कि रेस्पेक्टिवली इनके कोऑर्डिनेट्स इक्वल है, यानी x कोऑर्डिनेट x के इक्वल है और y कोऑर्डिनेट y के। तो फर्स्ट केस, अच्छा इसको सॉल्व करना चाहो तो 4 - 2 2/2 और इधर 1 + a/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, प्लस का 1 इधर आके माइनस हुआ तो a की वैल्यू आई 1, तो a तो आ गया 1। ऐसे दूसरा केस, इस y कोऑर्डिनेट को y के इक्वल कर लो, यानी -1 + b/2
और ये 2/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, माइनस का 1 इधर जाके प्लस हो गया और b की वैल्यू आई 3। तो ये तुम्हें a और b की वैल्यू मिल गई। और अगर फोर्थ वर्टेक्स पूछा जाएगा तो ये एक्स वाई तुम्हें एक ही जगह मिल जाएंगे या ए बी, वो तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी राइट कर ले। इसको नोट कर लो सेक्शन फॉर्मूले का। अब एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि कहीं बीच में छूट गया, क्वेश्चन नंबर 7। उस क्वेश्चन के चक्कर में थोड़ी सी दिमाग इधर से उधर घूम गई थी, तो एक क्वेश्चन 7 छूट गया, तो चलो उसको पहले कर लो। ये भी मिड पॉइंट फॉर्मूले की एप्लीकेशन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ चुका है। इसमें मैं दिया कि ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी। दो पॉइंट दिए ए और बी, ये जॉइनिंग वाले पॉइंट हमेशा मैंने बताया कि लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट पे लिखने 10, -6 और k, 4। ये a है और ये b है, कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास, और इनका मिड पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट दिए मान लो p, a, b, और एक कंडीशन भी दी है a - 2b = 18, उसका बाद में यूज करेंगे। सबसे पहले तुम्हें a और b की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए तुम्हें ये दिया हुआ है कि p इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो अब तुम लगाओगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। अभी मैंने लगाया था थोड़ी देर पहले कि अगर तुम्हें मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो सीधा x1 + x2 अपॉन 2 और y1 + y2 अपॉन 2। थोड़ा सॉल्व करोगे तो ये तो सॉल्व हो नहीं सकता, अनलाइक टर्म है दोनों, ये सॉल्व हो जाएगा -2/2, और सॉल्व हो जाएगा, अभी और सॉल्व हो जाएगा -1। ये कोऑर्डिनेट आए पी के। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तुम्हारे पास एक रिलेशन दी हुई थी, ए और बी का आपस का रिलेशन था कि a - 2b = 18, ये तुम्हें गिवन थी। अब तुम्हें a और b तो मिल गया क्योंकि p का कोऑर्डिनेट तुम्हें दिया हुआ था ए बी, तो इसका मतलब ये a हो गया पहला वाला x कोऑर्डिनेट और ये b हो गया, क्योंकि b के कोऑर्डिनेट तुमने निकाले बट दे भी तो रखे हैं, उसके इक्वल रखोगे तो तुम्हें a और b पता चल गए, वो यहां पुट कर दो। a की जगह लगा दो 10 + k/2 और b की जगह लगा दो -1, 2 × -1 और = 18। अब इसको तो भी ऐसे रखो, ये माइनस प्लस का 2 = 18। पहले 2 को इधर शिफ्ट कर लो, 10 + k/2 = 18 - 2, 10 + k/2 = 16। क्रॉस करोगे तो 10 + k = 16 × 2 = 32, प्लस का 10 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 32 - 10 यानी कि 22, तो k की वैल्यू निकली 22। तो फाइनली अब तुम्हारी समझ में ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गई होगी। और अब जो नेक्स्ट मैं वन शॉट वीडियो बनाऊंगा वो प्रोबेबिलिटी की होगी, तो जब तक ये कोऑर्डिनेट्स को करो और जो पीछे भी वीडियो तुम्हारी रह गई हैं वन शॉट की वो सारी कवर करो। थैंक यू।